नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में चल रही है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठी वार्ता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी हो रहे हैं शामिल। कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार संभालने के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार एक्शन में। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी राव तुलाराम अस्पताल का दौरा कर लिया जायजा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि में पवित्र स्नान के साथ इस महाकुंभ का होगा समापन। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में हमास सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में 6 इजरायली बंधकों को आज कर रहा है रिहा। तो वहीं गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द ही होगा शुरू। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस समय पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक चल रही है। अमित शाह इसके बाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के हीरक जयंती समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री महा आवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण तथा 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहले किस्त का वितरण करेंगे। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक 28 किसान नेता भी इस बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल एमएसपी गारंटी कानून सहित कई अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पिछले 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना जरूरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक नए बीजों को उन्नत करने में जुटे हैं। हमारा उद्देश्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है। आज बीज खरीदने के लिए किसानों की लाइन लगी है। आज अच्छे बीजों की जरूरत है और इसको ICAR पूरा कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश भर में 17 जगह कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसानों का सेवक बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री ना अतिथि ना मुख्य अतिथि
मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अब अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन होना है और पीएम मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इस समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा था, तो पीएम मोदी ने जब इसके लिए हामी भरी तो मॉरिशस के पीएम ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बताया कि इस साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed as I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. और अब बात दिल्ली की नई सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री लगातार सक्रिय हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के जिलों को बेहद लाभ होगा। स्थानीय लोग जन स्वास्थ्य से जुड़े इस उपहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। रविवार 23 फरवरी का दिन बुंदेलखंड के लिए बड़ी स्वास्थ्य पहल का उपहार साथ ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए सभी सुविधाओं वाली धर्मशाला का भी निर्माण होगा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए और बागेश्वर बालाजी के मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। निजी अस्पतालों में कैंसर के उपचार का भारी खर्च वहन करने में असमर्थ क्षेत्र के लोगों के लिए इस अस्पताल का शिलान्यास किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद कैंसर पीड़ितों के जीवन में उम्मीद का नया उजाला आएगा। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का, और इसमें इतनी बड़ी सौगात मिल रही कैंसर अस्पताल की, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम में मोदी जी आ रहे हैं
और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है, जिससे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैंसर अस्पताल इतनी बड़ी सौगात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उत्साह एवं खुशी है और इसका लाभ भी मिलेगा। माननीय महाराज जी और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भागने आई तो सर बहुत दूर का अस्पताल है, इससे सारे गरीब आदमी तत्काल यही नजदीक में पहुंच जाए, बहुत अच्छा लगा हमें। क्षेत्र के लोग उस पल का बेहद उत्साह से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। श्री बागेश्वर धाम अपनी इस पहल से जनसेवा का संदेश आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस कैंसर अस्पताल के बनने के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड रीजन के करीब 15 से 20 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात ये कैंसर अस्पताल यहां के लोगों के लिए होगा। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उपलब्धियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 75 देशों के विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं। आने वाले समय में दिल्ली को ज्ञान का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की 60% आबादी युवाओं की है। युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आने चाहिए। आज भारत की 60% आबादी युवाओं की है। 60% पॉपुलेशन 35 साल के नीचे की नौजवानों की है। आज भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा होकर अपेक्षा रखता हूं, भारत की नई पीढ़ी के सामने, भारत की नौजवानों के सामने हमें प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है। हमें तब यह संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे। आगे की खबरों में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल के एंटनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि केरल की राज्य सरकार अपनी अक्षमता और विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनमें आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का रुका हुआ वेतन देने की क्षमता नहीं है। केरल की जनता के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उन्हें केरल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को चुनना चाहिए। It is very disappointing to see the state government of Kerala, because of their administrative inefficiencies and their governmental failures, trying to divert attention from their inefficiencies and their incapability to give the dues and the salaries to the ASHA health workers, trying to shift attention to central government. Now this is once again a clear message to the people of Kerala that for the state of Kerala also to progress, to have a Vikasit Kerala, it is important that there should be a double engine government in Kerala also. और अब बात दिल्ली की नई सरकार की, जो लगातार एक्शन में है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां भुगतान और वन विभाग की मंजूरी को लेकर जो भी दिक्कत है उसे जल्द ही दूर करेंगे, जिसके बाद अगले 12 महीनों में ये रोड चालू हो जाएगी। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यहां पर सुविधाओं की जो भी कमी है उसको पूरा किया जाएगा और आम जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो
दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। तो दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो सरकार बनते ही पूरा मंत्रिमंडल एक्शन मोड में है। बवाना से विधायक बने रविंद्र इंद्राज सिंह समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। तो रविंद्र अंतिम पायदान की जनता तक दिल्ली सरकार की योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक्शन मोड में सरकार, क्या कहना चाहेंगे? पहली मीटिंग में कई फैसले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस रूप से कार्य करते हैं तो उसी रूप में दिल्ली की जनता के लिए भी मंत्रालय पूरा तैयार है। तो सभी मंत्री आज ऑन ग्राउंड पे रहने वाले हैं। तो एक सुशासन की दिल्ली दिखाई देगी, आपको व्यवस्थित दिल्ली दिखाई देगी। तो उसके लिए लगातार कार्य करेंगे। क्या रोड मैप है अभी क्योंकि मतलब आपने शपथ ग्रहण लिया नहीं कि विपक्ष का वार शुरू हो गया कि ये नहीं किया, ये वायदे छूट गए? अभी एक ही दिन का मंत्रालय रहा है तो उनका तो काम है। वो तो 11 साल से जनता के साथ जो खिलवाड़ किया तो जनता ने उसका रिजल्ट दिया है। अभी पहला दिन कल बैठकों का था तो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और आने वाले दिन उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जो सबसे बड़ा बात है कि महिलाओं को 2500 रुपये कब देंगे? लोगों को लगता है कि पैसा कहीं रखा हुआ और 2500 सरकार ने दिया नहीं। जो भी चीज़ें हमारे एजेंडे में थी वो सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। उसमें व्यवस्था के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया तो लगातार जैसे व्यवस्था बनती चली जाएगी तो ये काम सारे अपडेट होते रहेंगे। आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, खास करके जो पिछली सरकार में बहुत सारे वायदे किए गए थे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलितों के लिए। तो आप उस पर कितना फोकस अगर इस बार रहेंगे? आपको ये कह सकता हूँ कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी कार्य होंगे, अंत्योदय का परिचय आएगा, अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाएगी और हर वर्ग को उसका लाभ देने का काम हम करने वाले हैं। और बहुत सारी नई पॉलिसीज़ आएंगी और बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे काम होने वाला है, वो समय पे आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, खास करके बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपने मैनिफेस्टो में भी कहा था। शिक्षा से लेकर लोन से लेकर सभी कार्य होने वाले हैं। किसी भी कार्य में आपको त्रुटि दिखाई नहीं देगी, खूब अच्छे से काम होगा और मंत्रालय प्रिपेयर है हर काम को करने के लिए। केजी से पीजी तक के शिक्षा की बात हो रही? हाँ जी, बिल्कुल। फॉरेन में पढ़ाई के लिए की बात हो या पीजी की बात हो, तो हर तरीके के कार्य के लिए चिंता हो रही है और लगातार बैठ के चालू रहेंगे तो अच्छा कार्य होगा। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र इंद्राज सिंह, जो कि समाज कल्याण के मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। कैमरामैन सुनील राणा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये तो बात हुई मंत्रियों की। अब बात करेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। क्षेत्र की महिलाओं में इससे काफी उत्साह है। महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा। तो मैं इन महिलाओं से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं और हमारे साथ अभी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की ये महिलाएं हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा गुप्ता जी से उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहती हैं, कैसे हो दिल्ली का विकास। रेखा जी जीत के आई हैं तो बहुत खुशी है, हमें महिलाओं को बहुत खुशी है। वो जीते हैं दिल्ली से, शालीमार से। हमारी तो लोकल हम सब जानते हैं, मतलब मैं अलग जगह पर, ये सब कॉमन है यहाँ के और सब मिलते हैं रोज। आई थिंक नॉन फेस है यहाँ पे, बहुत एक्टिव है बचपन से ही आरएसएस में। डीयू से पढ़ी है, डीयू यू नो कितना फेमस है, कितना प्रेस्टिजियस एक कॉलेज है। तो और ज़मीन से जो उठती है महिला, उसको रिकग्निशन मिल जाए तो महिलाओं के लिए तो यही रिकग्निशन इज़ द मेन थिंग फॉर हाउस वाइफ, आई गेस। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगी? बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हम शालीमार बाग विधानसभा से ही हैं और बहुत ही गर्व फील कर रहे हैं। हम सभी इतरा रहे हैं कि हमारी विधानसभा से ही जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं। दूसरा, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता की आने के बाद दिल्ली के अंदर महिलाएं
हमेशा से जितना पहले शायद कभी नहीं हुआ इतना सुरक्षित फील करेंगी। रात हो या दिन हो, किसी भी वक्त महिलाओं को निकलने से कोई डर नहीं होगा। एक जो सवाल उठ रहा है कि 2500 रुपये नहीं दिए, 2500 रुपये नहीं दिए, खास करके आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है, आपको इसके ऊपर क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी 2500 रुपये की आज के दिन हम जैसे लोगों को, मीडियम पेशर को हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो गरीब तबका है, जो कि मतलब बिलो पावर लाइन है, उनको इसकी ज़रूरत है, तो उन तक ये पहुँचेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को हम पहली किस्त रिलीज़ करेंगे, तो वो उन तक ज़रूर पहुँचेगा। और बस इसके लिए ज़रूरत ये है कि भाई उनको ढूंढा जाए, उनको एनरोल कराया जाए। 2500 से भी ज़्यादा दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। जो सुरक्षा अगर मिलेगी तो मुझे लगता है कि दिल्ली की महिलाएं इन 2500 रुपए की उम्मीद नहीं करेंगी। उन 2500 रुपए के ना बारे में सोचकर वो अपने घरों से कमाने के लिए बाहर निकलेंगी। जो आज दिल्ली केजरीवाल सरकार के राज में इतनी असुरक्षित हो गई थी, वही दिल्ली आज रेखा के राज में इतनी सेफ हो जाएंगी कि 24 घंटे महिलाएं जब चाहें जब बाहर निकल पाएंगी। एक जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता के लिए कि यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, प्रतिबिंब है, ठीक है। यमुना की सफाई क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये जो यमुना जी है वो हमारे हिंदू सनातनी धर्म के लोगों के लिए ये एक आस्था का केंद्र है। आज जो यमुना के अंदर इतनी गंदगी हो गई है कि लोग खड़े होते हैं उनके पास तो बदबू इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। और जब ये केजरीवाल आया था तो सबसे पहले इसने कहा कि यमुना हम साफ करेंगे। इतना पैसा उन्होंने खाया, इतना घोटाला उन्होंने किया, मगर मैं आप सबको बताती हूँ कि हमारी दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली हैं, लगभग 13% पूर्वांचली हमारी दिल्ली के अंदर रहते हैं। अब जो वो छठ पूजा यमुना में नहीं कर पा रहे थे, आने वाला वक्त हर पूर्वांचली के लिए बड़ा ही गौरवान्वित होगा कि वो आने वाले वक्त में यमुना मैया में अपनी छठ पूजा कर पाएंगे और रेखा जी को तहे दिल से धन्यवाद देंगे जो वो आज तक नहीं दे पा रहे थे। कैमरामैन सुनील राणा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, शालीमार। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। आगे बात करेंगे दिल्ली की नई सरकार के फैसलों के, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर मुंबई से। मरीन लाइन्स इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लग गई है। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लौटते हैं दिल्ली की खबरों पर। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम के तहत चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाई। मेट्रो पुलिस ने बताया कि 1 करोड़ से भी अधिक मूल्य के 450 से अधिक चोरी हुए फोन मेट्रो पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दिल्ली मेट्रो में दर्ज सभी अपराधों में से 80% से भी अधिक मोबाइल चोरी के मामले थे, जो एक बड़ी चुनौती है। मेट्रो यूनिट ने उत्सव सदन, न्यू पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैंप में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम लॉन्च किया। इसमें लगभग 250 पीड़ित शिकायतकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट रेंज संयुक्त सीपी विजय सिंह, डीएमआरसी के अधिकारी, सीआईएसएफ और मेट्रो डीसीपी हरेश्वर स्वामी उपस्थित थे। कार्यक्रम में पुलिस ने कुल 201 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। पुलिस के अनुसार शुरुआत के सिर्फ 20 दिनों में मिशन रिकनेक्ट ने काफी काम किया है। इन बरामद फोनों के लिए 32 विशेषज्ञ टीमों ने 16 राज्यों में चोरी हुए डिवाइस को ट्रैक किया है। दिल्ली पुलिस रेजिंग वीक में मिशन रिकनेक्ट का एक हमने कैंपेन को स्टार्ट किया है। दिल्ली मेट्रो पुलिस का ये
फंक्शन है, उसमें लोगों को इनवाइट किया जिनके मोबाइल चोरी हुए थे मेट्रो में सफ़र करते हुए। तो उन्होंने जिनके भी केस रजिस्टर हुए थे उनको हमने एक एफर्ट्स किया कि क्यों ना उनके मोबाइल रिकवर किए जाए। तो उसी मुहिम में हमने लगभग पिछले 20 दिनों में 450 मोबाइल रिकवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में भी काफ़ी मोबाइल्स लगाए हैं और जिनके भी हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जो भी है आज उनको पब्लिक फंक्शन में यहाँ उन पब्लिक को इनवाइट करके उनको ये मोबाइल्स हैंड ओवर किए हैं। आज हमने एक मिशन का यहाँ पे लॉन्च किया है, मिशन रिकनेक्ट के नाम से, और इसका टैगलाइन है योर फोन्स जर्नी बैक होम। अभी जो हमने 450 मोबाइल रिकवर किए हैं वो लगभग 16 राज्यों से हमने रिकवर किए हैं, NCR से भी काफ़ी रिकवर किए हैं। तो इसलिए हमने नोडल ऑफिसर्स का एक यूनिट बनाया है जो स्टेट में जाने वाली टीमों को असिस्टेंस देता रहे यहाँ पे दिल्ली से। और उसके बाद जब फ़ोन वापस आएगा एक कोर्ट फैसिलिटेशन यूनिट बनाया है। और अब बात महाकुंभ की। 2025 महाकुंभ का आज 41वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मेला प्रशासन का दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जल्द ही ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार भी हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे तक 71.18 लाख से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था। वहीं शुक्रवार शाम तक 1.28 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन ही बचे हैं, तो आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।